Hi guys, welcome to my YouTube video. Today we are going to solve the LeetCode Daily Challenge and today's problem name is shortest path to get all keys. So the problem statement says that you are given a n cross n grid where dot represents an empty cell, hash symbol represents a wall, at the rate symbol is the starting point, lowercase letter represents keys, uppercase letter represents locks. You start at a starting point, and one move consists of walking one space in one of the four cardinal directions. You cannot walk outside the grid or walk into the wall. If you walk over a key, you can pick it up, and you cannot walk over a lock unless you have its corresponding key. Okay? So हमें क्वेश्चन में क्या बोला है रिटर्न द लोवेस्ट नंबर ऑफ मूव्स टू एक्वायर ऑल द कीज इफ इट इज इम्पॉसिबल रिटर्न -1. सो क्वेश्चन में बोला है कि देर इज अ मैन हु इज स्टैंडिंग ऑन द स्टार्टिंग पोजीशन और उसका एम है टू कलेक्ट ऑल द कीज इन द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स और वो वन मूव में कहा जा सकता है यू कैन मूव टो अप डाउन लेफ्ट राइट अनटिल अनलेस कि वो आउट ऑफ द बाउंड्री नहीं जा रहा है. सो हमें क्या बोला है कि वट आर द मिनिमम मूव्स टू एक्वायर ऑल द कीज बट कंडीशन क्या है कि आई कैन नॉट गो इन टू द सेल विच इज कंटेनिंग अ वॉल. लाइक बंदा अपने पास इस सेल में नहीं जा सकता क्योंकि इसमें वी आर हैविंग अ वॉल. और बोला है कि लॉक में भी तभी जा सकता है अगर उस लॉक की करस्पॉन्डिंग की मेरे पास अवेलेबल है. ठीक है. सो हमें बोला है कि जो की वो स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट हो रही है, जो लॉक है वो कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट है. तो अगर लेट्स से कि मेरे पास ये यहाँ पे जो ये है ये स्मॉल की ए है और इसके जो करस्पॉन्डिंग लॉक है वो कैपिटल ए है. तो अगर मैं इसको पहले यहाँ पे पिक कर लेता हूँ व्हाइल मूविंग थ्रू दिस पाथ, तो मैं इसको तो इस वाली सेल पे जा सकता हूँ बिकॉज आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर की इन माई पॉकेट. But I cannot move to this particular, like through this path, I cannot move to this particular cell. Why? क्योंकि I don't have a key for this particular lock. So इस सेल में अगर जाना होगा तो मुझे पहले यहाँ पे जाके इस वाले की जो स्मॉल बी वाली की है उसको कलेक्ट करना पड़ेगा. Then only I can go. But my aim is not to open all the locks. My aim is to collect all the keys in as less as possible minimum number of moves. ये हमारा क्वेश्चन है. बट इस केस में देखें तो क्या होंगे ऑब्वियसली बात है जो पाथ हमें लेना पड़ेगा वो ये लेना पड़ेगा. इसमें जो नंबर ऑफ मूव्स है वो कितना है 1 2. यहाँ पे मैंने की को पिक किया 3 4 5 लॉक को ओपन किया 6 7 एंड 8. एट मूव में मेरे को दोनों कीज कलेक्ट हो जाएंगे. दिस इज द स्मॉलेस्ट पाथ. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8. सो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बेसिक्स बताना चाहता हूँ. क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ लॉक्स एंड कीज है ना वो एटमेक्स मेरे पास के इक्वल है एंड जो के है वो एटमेक्स 6 तक हो सकता है. इट मीन्स वी आर हैविंग ओनली 6 की वैल्यूज पेयर. उससे ज्यादा की लॉक पेयर हमारे पास एटमेक्स 6 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं. एक तो कंडीशन ये हमें गिवन है. और दूसरी बात जो ग्रिड का साइज है वो 30 है, लाइक 30 by 30. सो एटमेक्स वी कैन हैव यहाँ पे 900 सेल्स हो सकते हैं क्योंकि 30 into 30 इज 900. ऑल राइट. और हमारे पास मैक्सिमम 6 कीज हैं. सो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो अब देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो जो नंबर ऑफ कीज है मैक्सिमम हो सकती है वो 6 की इक्वल हो सकती है. लाइक के की वैल्यू 6 गिवन है हमारे पास और हमारा एम है कि स्टार्टिंग लोकेशन से हम सभी कीज को कलेक्ट कर ले, की 1 को की 2 को सभी कीज को हम यहाँ से कलेक्ट कर लें. और व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स पॉसिबल वो हमें रिटर्न करना है एंड सो ऑन. तो देखिए क्या पॉसिबल है, कैसे कर सकते हैं. अगर ब्रूट फोर्स से ही भी सोचे तो कैसे हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व. मैं स्टार्टिंग लोकेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ. अब मेरे पास यहाँ से 6 ऑप्शन है. या तो मैं पहले की 1 को कलेक्ट कर लूँ जाके, या मैं की 2 को कलेक्ट कर लूँ, या मैं की 3 को कलेक्ट कर लूँ, या फिर सो ऑन करके मैं की 4 को करूँ, की 5 को करूँ, या फिर मैं की 6 को कलेक्ट करूँ. दीज आर द 6 ऑप्शंस आई एम हैविंग. तो लेट्स से मैं की 1 को पहले कलेक्ट कर लेता हूँ. अब मेरे पास फिर से 5 कीज और लेफ्ट है जिनको मुझे कलेक्ट करनी है, तो मैं उनको भी कलेक्ट कर लूंगा. सो लेट्स से कि अगर मैं पहले उसके बाद की 2 को कलेक्ट कर लूँ, फिर 3 को कर लूँ, 4 को, 5 को एंड ऐसी 5 को कलेक्ट कर लूँ. सो ऑन. फर्दर मेरे पास लेट्स से की 3 को मैंने कलेक्ट किया होता. फिर से मेरे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है. या तो मैं की 2 को कलेक्ट करूँ आगे जाके, या मैं की 4 को कलेक्ट करूँ, उसके बाद की 6 को कलेक्ट करूँ.
फिर टू के बाद फिर दो ऑप्शन, दो कीज लेफ्ट है। वन इज माई की, और देखो वन हो चुकी है, टू हो चुकी है, थ्री हो चुकी है। वन थ्री टू के थ्रू हम गए थे, अब मेरे पास की फोर फाइव एंड सिक्स बची है एक्चुअली में। यस, की वन कलेक्ट हुई, थ्री हुई, टू हुई। अब मेरे पास की फोर को कलेक्ट करूंगा, या की फाइव को कलेक्ट करूंगा, या की सिक्स को करूंगा। मेरे पास तीन ऑप्शन है। लेट्स से कि मैंने की फाइव को कलेक्ट किया होता, उसके बाद मैं की फाइव के बाद की फोर को करूँ या की सिक्स को करूँ। फिर की फोर को कलेक्ट किया होता तो फिर मैं की सिक्स को करूंगा। सो एक वैलिड पाथ तो ये है कि मैं स्टार्ट करूँ, फिर की वन को कलेक्ट किया, की वन जो होगी कि जिसका वैल्यू ए के बराबर होगी वो मेरे पास की वन है। की टू क्या है, जिसकी वैल्यू बी की इक्वल होगी। ठीक है, कि हमें जो कीज की जो वैल्यूज गिवन है वो लोअर केस अल्फाबेट में गिवन है। एंड टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम कीज आर सिक्स। तो जो लोअर केस अल्फाबेट्स पॉसिबल हो सकते हैं कीज के लिए वो ए बी सी डी ई एफ ही हो सकते हैं। सो की सिक्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग अल्फाबेट होगा वो एफ होगा। तो मैं सभी पाथ को एक्सप्लोर करूंगा कि मैं पहले सभी जो परम्यूटेशन पॉसिबल है कीज को कलेक्ट करने के स्टार्टिंग पोजीशन से, वन किया, फिर थ्री को किया, फिर टू को किया, फिर फाइव को किया, फिर फोर को किया, फिर सिक्स को किया। ये एक वन ऑफ द परम्यूटेशन है, एक वन ऑफ द पाथ पॉसिबल है। हमारे पास अदर कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है कि मैं स्टार्ट से पहले की थ्री को कलेक्ट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं की फोर को कलेक्ट कर लूँ, फिर सोन की वन को, फिर टू को, देन फाइव को, एंड देन सिक्स को। ऐसे सभी पाथ्स को हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ पाथ्स कितने पॉसिबल होंगे कलेक्ट करने के? ऑब्वियसली बात है कि टोटल नंबर ऑफ कीज है तो टोटल नंबर ऑफ पास होंगे के फैक्टोरियल पॉसिबल। सो टोटल में मेरे पास सिक्स फैक्टोरियल 720। तो इन टोटल मेरे पास जो कीज को कलेक्ट करने के पास हैं दे आर 720। ये तो हमें समझ आ चुका है। ये बाद में यूज होगा, मैंने क्यों लिखा है। बाकी एक चीज और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास की थ्री से की सिक्स के टाइम जाते टाइम मेरे पास बीच में एक ब्लॉक आता है जो मेरे पास कंटेन करता है लॉक थ्री को। तो सिंस ये लॉग थ्री को कंटेन करता है और मैंने जब जिस पाथ के थ्रू मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो उस वक्त मैंने की थ्री को पहले ही आ चुकी थी और मेरे पास की थ्री मैंने पिक कर ली थी। हेंस आई कैन ओपन दिस ब्लॉक एंड आई कैन आइटरेट ओवर दिस सेल एज वेल। बट अगर लेट्स से कि यहाँ पे की लॉग फाइव अवेलेबल होता है इस स्टेट पे, सो जो ये वाला पाथ है उसको थ्रू जाने के लिए लॉग फाइव को ओपन करने के लिए की फाइव चाहिए होती है और मेरे पास की फाइव नहीं है। Since मेरे पास की फाइव नहीं है, so I cannot open this particular log. So I cannot visit through this particular cell. तो ये चीज बहुत आपको एक्सप्लेन करनी थी एक्स्ट्रा। तो कहने का मतलब ये है जब मैं यहाँ से ट्रेवल करूंगा तो मुझे मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कीज मैंने कलेक्ट कर ली है। लाइक यहाँ पे मैं बोलूंगा कि मैंने की वन एंड थ्री कलेक्ट कर ली है, यहाँ पे जाके बोलूंगा कि यहाँ पे की वन टू एंड थ्री कलेक्ट हो चुकी है, यहाँ पे बोलूंगा कि वन टू थ्री एंड फाइव कलेक्ट हो चुकी है, एंड सो ऑन। तो ऐसे करके मैं सभी कॉम्बिनेशन को ट्राई करूंगा एंड द वन विच इज गिविंग द मिनिमम आंसर दैट विल बी माय आंसर। अब मुद्दे की बात है कि मैं स्टार्टिंग लोकेशन से किसी भी की लोकेशन पे कैसे रीच कर सकता हूँ शॉर्टेस्ट टाइम या शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ मूव्स में। फिर की वन से फर्दर की टू पे कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में रीच कर सकता हूँ, इसको कैसे फाइंड करूंगा। तो इसके लिए मैं सिंपल अगर बीएफएस यूज कर लूँ तो बीएफएस मुझे रिटर्न कर देगा कि व्हाट इज द number of moves required to reach from starting location to key location. Similarly, from what are the number of moves required to reach from key one location to key three location, ये BFS मुझे रिटर्न कर देगा। तो ये मुझे समझ आ चुका है कि पहले मैं सारे पाथ्स को देखूंगा, एक्सप्लोर कौन कौन से पहले पाथ्स हैं जो कॉम्बिनेशन के थ्रू मिल जाएंगे मुझे 720 है, इसकी एज इक्वल टू 6। उसके बाद मैं किसी भी स्टार्टिंग लोकेशन से या सोर्स लोकेशन से डेस्टिनेशन लोकेशन जाने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड होंगे उसको मैं बीएफएस के थ्रू फाइंड कर सकता हूँ। राइट, दूसरी केस ये थी। तो अप्रोच तो समझ आ गई कि सभी पाथ को एक्सप्लोर करेंगे, बीएफएस के थ्रू पाथ को फाइंड करेंगे। कंडीशन की जब बीएफएस के थ्रू पाथ को फाइंड कर रहे होंगे तब जो जो चीज मेरे पास अवेलेबल होंगी तो वो सेल्स अगर आते हैं तो मैं उनको उनके थ्रू पास कर सकता हूँ। बट अगर कोई लोग ऐसा आ गया मेरे पास जिसकी की मेरे पास नहीं है तो आई कैन नॉट पास, इट विल एक्ट एज अ बैरियर फॉर मी, इट विल एक्ट एज अ वॉल फॉर मी। ठीक है, सो हमें बताना है कि व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स आउट ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर वैलिड कॉम्बिनेशंस। सो जो सबसे मिनिमम होगा, ओवरऑल मिनिमम होगा, दैट वुड बी माय आंसर ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस। ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन मूव्स जो होंगे उसका जो मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन मूव्स वुड बी माय आंसर। So before proceeding towards the code,
मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो कीज का स्टेटस है उसको कैसे स्टोर करेंगे। लाइक इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर आइटरेशन पे हमारे पास दो कीज अवेलेबल हैं, 1 एंड 3। सो क्या हम उसको एज अ वेक्टर के फॉर्म में स्टोर करेंगे, की नंबर 1 एंड 3? सो अगर वेक्टर के फॉर्म में स्टोर करेंगे तो इट वुड बी टेकिंग सो मच ऑफ स्पेस। सो इसका कोई ऑप्टिमाइज तरीका है? तो देखिए, जो एक नंबर होता है वो बिट्स से बन के बना होता है, राइट? 32 बिट्स होती है इन एनी इंट नंबर इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 32 बिट्स की तो लीस्ट सिग्निफिकेंट 6 बिट्स है ना। 0th बिट, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट, फिफ्थ बिट। मैं इनको यूज करूंगा एज ए स्टेटस ऑफ माई की। अगर लेट्स से कि 4 की वैल्यू 1 है किसी भी टाइम पे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आई एम हैविंग अ की फॉर द लॉग नंबर 4। और मैं बोल सकता हूँ आई एम हैविंग अ की नंबर 4 इन माई पॉकेट। अगर 1 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि आई एम हैविंग अ की नंबर 1 इन माई पॉकेट। 0 क्या रिप्रेजेंट करता है कि आई एम नॉट हैविंग अ की number 2 in my pocket, hence I cannot open a lock number 2, but I can open a lock number 4 and 1 because their value is set to 1। ठीक है, तो ये अपने पास एक नंबर होगा, लेट्स से इसको हम नंबर बोल देते हैं अवेलेबल कीज, जिसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट 6 बिट्स है वो हमें रिप्रेजेंट करेंगी स्टेटस की, वेदर आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर नंबर की और नॉट। सो सेम चीज यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, सो यहाँ पे T3 वाला पॉइंट है, यहाँ पे अपने पास 6 बिट्स को मैं लिख देता हूँ, 3 4 5 6। सो मेरे पास फर्स्ट की नंबर 1 है एंड की नंबर 3 है। सो की नंबर 1 सेट हो जाएगा, 2 एंड 3 सेट हो जाएगा, बाकी सब जीरो होंगे। सो ये नंबर क्या है, इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो 5 है। तो मैं यहाँ पे 1 3 वेक्टर स्टोर नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे डेसिमल नंबर 5 स्टोर करूंगा, और जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि मेरे पास की नंबर 1 एंड की नंबर 3 अवेलेबल है एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। सो वाइल मूविंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पास, मैं अपने पास लॉग नंबर 1 और लॉग नंबर 3 को ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, और बाकी लॉग 5 एंड लॉग 6 को या लॉग 2 को ओपन नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग कीज फॉर देम एज ऑफ नाउ। ठीक है, सो इस चीज को बोलते हैं बिट मैनिपुलेशन या बिट मास्किंग। हम बिट मास्किंग का यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा जो वेक्टर था, जो इतना स्पेस भी यूज कर रहा था, इतना कॉम्प्लेक्स था, उसको हमने सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू से हैंडल कर लिया है। ठीक है, सो इसका बिट मैनिपुलेशन का यूज करेंगे। अब हम कोड देखते हैं बीएफएस का। सो बीएफएस हमें क्या रिटर्न कर रहा है, मैं पहले बता दूं। किसी भी सोर्स लोकेशन से, देखो स्टार्टिंग से इस की वन पे जाने के लिए सोर्स लोकेशन हो जाएगी स्टार्ट, डेस्टिनेशन लोकेशन हो जाएगी की वन। की थ्री लेट से की 5 से की 6 को जाने के लिए जो मिनिमम पाथ होंगे उस टाइम पे सोर्स लोकेशन हो जाएगी वो की 5 की लोकेशन होगी। डेस्टिनेशन लोकेशन हो जाएगी की 6 की लोकेशन, राइट? अब मैं आपको बीएफएस कोड दिखाता हूँ। तो बीएफएस में क्या है कि मैंने पास किया है कि अवेलेबल कीज वाला जो एक इंटीजर वैल्यू थी, ये पास कर दी, जो ये ना इंटीजर वैल्यू जो मास्किंग है अपने पास, बिट मास्किंग जो स्टोर स्टेटस को स्टोर कर रही है कि एज ऑफ नाउ हाउ मेनी कीज आई एम हैविंग इन माय पॉकेट। देन स्टार्टिंग लोकेशन को सोर्स लोकेशन, स्टार्टिंग लोकेशन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो एस आर एंड एस कॉलम से रिप्रेजेंट हो रहा है। एंडिंग लोकेशन जो डेस्टिनेशन लोकेशन है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो ई आर और इसी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ग्रिड को मैंने पास कर दी है। ठीक है, और अवेलेबल कीज में से कीज का स्टेटस स्टोर कर रहा है कि हाउ मेनी कीज आई एम हैविंग एज ऑफ नाउ। तो फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया सोर्स कोऑर्डिनेट से, जो अपने पास डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट से वहां तक पहुंचने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स। तो इनिशियली मैंने क्यू यूज करते भी नो, क्यू में पेयर यूज करूंगा बिकॉज आई हैव टू स्टोर द कोऑर्डिनेट। सो जो उसका रो नंबर था और जो कॉलम नंबर था सोर्स लोकेशन का वो स्टोर कर लिया है। अब जैसे ये सेल विजिटेड हो गई है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, विजिटेड के लिए तो मुझे एक एक्स्ट्रा एरे बनानी पड़ी, विजिटेड एरे, राइट? जिसमें मैं स्टोर करूंगा स्टेटस की ये सेल विजिटेड है, सो दैट आई शुड नॉट विजिट इट अगेन। या फिर मैं जो इसी में ही चेंज कर लो ग्रिड में ही, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जो सेल विजिट हो रही है उस सेल पे जो मेरा वॉल वाला सिंबल है जो हैश वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने वॉल वाले सिंबल से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, इनिशियली लेवल की वैल्यू 0 है। लेवल बताएगा कि नंबर ऑफ मूव्स। ठीक है, लेवल इज नथिंग, इट इज टेलिंग व्हाट इज द नंबर ऑफ मूव्स। सो इनिशियली वी हैवंट टेकन एनी मूव्स सो फार, सो लेवल वैल्यू इज 0। अब जब तक मेरा जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, जब तक मैं इस लूप पे आइटरेट कर रहा हूँ, साइज बताता है कि व्हाट आर द करंट नंबर ऑफ नोड्स अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर लेवल। या फिर मैं इस क्वेश्चन के रेफरेंस में बोलूं, सो व्हाट आर द नंबर ऑफ नोड्स दैट आई कैन आइटरेट इन लेवल नंबर ऑफ मूव्स। ठीक है, तो लेवल की वैल्यू इनिशियली 0, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड को पे जा सकता हूँ विद
जीरो नंबर ऑफ मूव्स, जो कि है सिर्फ सोर्स लोकेशन। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो फ्रंट एलिमेंट था, जो नॉर्मल बीएफएस का तरीका है वो यूज किया है। उसका कोऑर्डिनेट को मैंने निकाला, रो एंड कॉलम को पॉप किया। अब चेक करूंगा कि अगर वो मेरे पास जो लोकेशन है वो अपने पास destination location के इक्वल है, तो I can return directly the level because level is storing the number of moves to reach the destination location from the source location. So I can straight away return level. अदरवाइज मैं क्या करूंगा, फ्रॉम अगर ये डेस्टिनेशन लोकेशन के इक्वल नहीं है तो मैं इस आर कोमा सी कोऑर्डिनेट से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। सो बोला है क्वेश्चन में आई कैन मूव इन द फोर डायरेक्शंस, अप डाउन लेफ्ट राइट। सो उन्हीं लोकेशंस पे आइटरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे वेक्टर बनाया है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से कि मैं अपने पास किसी आई कोमा जे पोजीशन पे हूँ। सो जो ये वाली पोजीशन होगी ये क्या होगी, आई प्लस वन कोमा जे। ये लोकेशन हो जाएगी आई माइनस वन कोमा जे। ये लोकेशन हो जाएगी आई कोमा जे प्लस वन। एंड दिस लोकेशन वुड बी आई कोमा जे माइनस वन। सो इन फोर लोकेशन पे मैं आइटरेट कर सकता हूँ। सो आई से मैं लोकेशन पे देखो तो क्या हो रहा है चीज, देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने रो में कुछ ऐड नहीं किया, कॉलम में माइनस वन किया। ठीक है, ये चीज मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड की है माइनस वन। इस केस में मैंने कॉलम में माइनस वन ऐड किया है, रो में कुछ ऐड नहीं किया। इस केस में मैंने रो में प्लस वन ऐड किया है, कॉलम में कुछ ऐड नहीं किया। इस केस में मैंने रो में कुछ ऐड नहीं है, कॉलम में मैंने प्लस वन ऐड किया है। तो सेम चीज यहाँ पे मैंने स्टोर किया है। ये डेल्टा वैल्यूज जो मैं ऐड कर रहा हूँ रोज में एंड कॉलम्स में, उसको मैंने अलग से एक वेक्टर में स्टोर कर लिया है। अब मैं जिस आर कोमा सी से मैं अंडरस्कोर आर कोमा अंडरस्कोर सी कोमा कोऑर्डिनेट्स पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं चला गया वहां पे। अब मैं चेक करूंगा कि ये कोऑर्डिनेट विद इन द बाउंड्री है या नहीं। सो इज इट अ वैलिड कोऑर्डिनेट और नॉट। तो मैंने चेक कर लिया कि जो रेंज है वो मेरे पास बाउंड्री के अंदर लाई कर रही है नहीं कर रही है। अगर बाउंड्री में लाई कर रही है, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है उस पर मूव करने की। दूसरी कंडीशन ये है कि जो वो सेल है अंडर स्कोर आर कोमा सी, या तो वो एम्प्टी हो, एम्प्टी डॉट से रिप्रेजेंट है, या फिर वो सेल जो है वो मेरे पास कोई की वाली सेल हो, लाइक वहां पे कोई की अवेलेबल हो। ठीक है, तो की अवेलेबल होने के लिए कंडीशन क्या है कि लोअर केस लेटर रिप्रेजेंट हो रही है, तो मैंने वहां पे ये स्टोर किया है। तो अभी मैं उस सेल को विजिट कर सकता हूँ। या फिर वो मेरे पास स्टार्टिंग पोजीशन हो, स्टार्टिंग पोजीशन होगी तब भी मैं उस सेल को विजिट कर सकता हूँ। तो ये तीनों कंडीशंस अगर में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आई विल विजिट दैट सेल, आई विल पुश दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट एंड आई विल मार्क माय that particular coordinate visited by making that cell equals to wall। ठीक है, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, या तो इनमें से कोई केस वैलिड हो जाए, या फिर लेट्स से कि उस लोकेशन पर मेरे पास एक लॉक अवेलेबल है। तो मैं उस लॉक को कब खोल सकता हूँ, उस लॉक को मैं तभी खोल सकता हूँ जब मेरे पास उस पर्टिकुलर लॉक के कोरस्पॉन्डिंग की अवेलेबल होगी। सो देखिए ए मेरे पास लॉक नंबर वन था, और जो बाकी जेड नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉक्स मेरे पास सिक्स ही है, तो मैक्सिमम ये एफ तक ही होगा। बट ठीक है, मैंने जेड लिखा है, नोट इशू, बिकॉज एफ अपने पास ऑब्वियसली बात है जेड से तो छोटा ही होगा। सो की नंबर जो है मैंने चेक किया है कि अब देखिए जो ए है वो लॉक नंबर वन है, बी लॉक नंबर टू है, एफ लॉक नंबर सिक्स है। उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कैपिटल ए को खोलने के लिए स्मॉल ए नंबर की चाहिए होगी। सो वी हैव ऑलरेडी मेंशन, जो स्मॉल ए की नंबर है उसका, तो इसको खोलने के लिए जस्ट लाइक ए को खोलने के लिए मुझे कौन सी की चाहिए होगी, की नंबर वन चाहिए होगी ना, क्योंकि ए इज द लॉक नंबर वन। सो मैंने की नंबर फाइंड कर ली, माइनस से रिप्रेजेंट करके मैं यहाँ पे जीरो बेस इंडेक्सिंग यूज कर रहा हूँ। सो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास लॉक नंबर ए को खोलने के लिए जीरो नंबर की चाहिए होगी, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग यूज है, राइट। सो उसके बाद क्या किया मैंने, चेक किया कि अवेलेबल कीज जो मेरा स्टेटस स्टोर कर रहा था कि नंबर ऑफ कीज दैट आई एम हैविंग, उसको मैंने चेक किया कि मेरे जो उसकी की नंबर बिट जो है अगर वो सेट है, इसका मतलब आई एम हैविंग अ की फॉर दैट नंबर। अगर वो सेट है तो मैं क्या करूंगा, उस सेल को विजिट कर लूंगा, इसमें मैं उस लॉक को ओपन कर सकता हूँ, उस सेल को विजिट कर सकता हूँ। तो मैंने उस सेल को विजिट किया और उस सेल को फिर मैंने विजिटेड मार्क करने के लिए वोल्व में कन्वर्ट कर दिया है। So that's how I'm doing, that's how I'm iterating, that's how I'm actually implementing my BFS. In the end, if I'm able to reach my destination location, I will return the number of moves, that is the level। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरा लूप while लूप टर्मिनेट होगा, वैसे ही मैं माइनस बहुत बड़ी वाली रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे, लाइक 1 में रिटर्न कर रहा हूँ। 1 क्या बताएगा, बीएफएस एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स टू रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन लोकेशन। सो मैंने इतनी बड़ी वैल्यू डाल दी है 1 1 बताता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स टू रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन लोकेशन। और जो अपने पास टोटल नंबर ऑफ ग्रिड्स हैं वही अपने पास 30 इंटू 30 दैट इज 900 है। सो कहाँ 900, कहाँ 10 टू द पावर 9, इट्स वेरी बिग।
सो इट मीन्स इतना मैक्सिमम वैल्यू और मुझे आंसर में मिलता है इन द एंड. सो इट रिप्रेजेंट्स कि इस केस में वी डू नॉट हैव एनी valid path or the valid combination of moves to correct all the keys. So I will mark my answer -1 and return. ठीक है, तो वो इसलिए मैंने इतना मैक्सिमम नंबर रिटर्न किया है. तो ये हमें समझ आ गया कि बीएफएस जो मेरे पास कैसे किसी भी सोर्स लोकेशन और डेस्टिनेशन लोकेशन के बीच में मिनिमम मूव्स को रिटर्न कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल नंबर ऑफ कीज आई एम हैविंग. सो हमें बीएफएस समझ आ चुका है. जो बीएफएस हमने किया था, जो ये फंक्शन था जो गेट शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन हमें बता रहा है, नंबर ऑफ मूव्स जो थे वो बता रहा है. उसके बाद लेट्स लुक एट द मेन फंक्शन जो था अपने पास. मेन फंक्शन जो क्वेश्चन में गिवन था, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ. तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं स्टार्टिंग लोकेशन के कोऑर्डिनेट को स्टोर करने के लिए. तो जैसे ही मुझे स्टार्टिंग लोकेशन मिलेगी उसके कोऑर्डिनेट्स को मैं अपने इन वेरिएबल्स में स्टोर कर दूंगा. उसके बाद मैंने कीज के नाम से वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाया है जो स्टोर करेगा मुझे हर एक कीज का नंबर एंड उसके कोऑर्डिनेट. जैसे ही मुझे लेट्स से मुझे पता है कि लोअर केस से रिप्रेजेंट हो रही है. सो जैसे ही मुझे कोई भी की मिली तो उसकी की नंबर को और उसकी लोकेशन को मैं स्टोर कर रहा हूँ अपने कीज वाले वेक्टर ऑफ वेक्टर में. कैसे देखिए, जैसे ही मुझे लेट्स यहाँ पे बी मिला, सो बी माइनस ए वुड बी 1. सो बताएगा जो 1th की होगी, 1th नंबर की होगी, वो आई कॉमा जे लोकेशन पे अवेलेबल है. जैसे ही लेट्स से इसकी वैल्यू ए है, ग्रेड ऑफ आई कॉमा जे की वैल्यू ए है, सो ए माइनस ए वुड बी 0. तो जीरो की नंबर वाली जो जीरो की होगी, जो फर्स्ट की होती है, मैं जीरो बेस इंडेक्सिंग यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए जीरो की जो होगी वो मेरे पास आई कॉमा जे लोकेशन पे अवेलेबल है, वो उसको रिप्रेजेंट करेगी. तो ये केस हमें समझ आ चुका है कि मैंने क्या स्टोर किया यहाँ पे. अब इसकी जस्ट इस लूप के एंड होने तक मेरे को नंबर ऑफ कीज अलोंग विद देयर लोकेशंस एंड स्टार्टिंग जो मेरे पास स्टार्टिंग शेल है उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी लोकेशन उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल चुके हैं. डीपी क्यों यूज की मैं आपको आखिरी में एक्सप्लेन करूंगा. इट इज वाज यूज्ड टू ऑप्टिमाइज द कोड. उसके बाद जो सोल्व फंक्शन है ना, ये मैंने बनाया है. दिस इज द मेन फंक्शन जो यहाँ पे हमने काम देखा है ना, ये वाला काम. स्टार्टिंग लोकेशन से मिनिमम आफ्टर checking all the combinations, the one which is written in the minimum value or the minimum path value, minimum number of moves, sorry, वो हमारे पास सोल्व फंक्शन रिटर्न करेगा. तो अभी हुआ क्या, मैं इसमें क्या पास कर रहा हूँ, जो स्टार्टिंग लोकेशन है वो पास कर दी. उसके बाद जीरो रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ कीज करंटली आई एम हैविंग इन माय पॉकेट. सो अभी तो मेरे पास कोई की नहीं है तो मैंने जीरो पास कर दिया. वो जो नंबर बनाया था ना हमने यहाँ पे अवेलेबल कीज वाला, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. उसके बाद कीज वाला जो वेक्टर है ये अपने पास कीज के हर एक कीज के कोऑर्डिनेट्स एंड कीज नंबर की जो डिटेल है उसको स्टोर कर रहा है. ग्रेड इज द ग्रेड. सो उस फंक्शन से मुझे आंसर रिटर्न हो जाएगा. अब एंड में जो मैंने वहां पे किया था कि अगर मेरे को आंसर 1 9 रिटर्न होता है, सो आई विल मेक माई आंसर इक्वल्स टू -1. अगर बहुत बड़ी वैल्यू है देन आई विल रिटर्न आंसर. अब देखते हैं सोल्व फंक्शन कैसे मुझे मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिटर्न कर रहा है. चेक करते हैं. सो पहले तो बेस कंडीशन मैं आपको आखिरी में एक्सप्लेन करूंगा. ये दोनों बेस कंडीशन से यहाँ से देखते हैं कोड को क्या किया. अब मैं देखिए जो करंट लोकेशन है मेरे पास, स्टार्टिंग एस आर और एस सी जो है, इस लोकेशन से मैं कहाँ जा सकता हूँ. अगर वो स्टार्टिंग लोकेशन होगी तो जो चीज मैंने अभी तक पिक नहीं की है मैं उस सब पे जा सकता हूँ, राइट. जैसे मैंने की वन पिक कर ली तो की वन को छोड़ के मैं बाकी सब कीज पे जा सकता हूँ जो मैंने पिक नहीं की. जैसे की थ्री पिक कर ली, अब मैं की वन और की टू को छोड़ की वन को और की थ्री को छोड़ के बाकी सब कीज पे जा सकता हूँ. सेम चीज मैंने यहाँ पे किया है. मैंने आइटरेट किया, जितनी भी नंबर ऑफ कीज अवेलेबल थी, की नंबर मुझे पता है मैंने जीरो इंडेक्स पे स्टोर की थी. सो ith की का जो की नंबर होगा वो कीज ऑफ आई कॉमा जीरो पे प्रेजेंट होगा. तो मैं चेक करूंगा कि क्या ये की नंबर मेरे पास अवेलेबल है. अगर ये ऑलरेडी अवेलेबल है, लेट्स से कि मैंने यहाँ से की नंबर 3 को ऑलरेडी पिक कर लिया है, तो व्हाई शुड आई गो टू की 3 अगेन, है ना. सो जैसे मैं चेक करूंगा कि मैंने की जो अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स आई कैन पिक दैट पर्टिकुलर की. सो उसको मैं पिक करने के लिए उस पर्टिकुलर की पे जाऊंगा. लेट्स से कि मैं अपने पास स्टार्ट जो सोर्स लोकेशन थी उससे मैं ith की जो लोकेशन है वहां पे जाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स कितने लगेंगे वो दिस फंक्शन इज रिटर्निंग. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ वी हैव इंप्लीमेंटेड दिस पर्टिकुलर फंक्शन जस्ट यूजिंग बीएफएस. तो मैंने वो देखा उसकी लोकेशन कीज ऑफ आई कोमा 1 कोमा कीज ऑफ आई कोमा 2 पे अवेलेबल थी. अवेलेबल कीज मैंने पास कर दी कि कौन कौन सी कीज मेरे पास अवेलेबल है, सो दैट व्हाइल मूविंग फ्रॉम सोर्स लोकेशन टू द कीज लोकेशन ith की लोकेशन, अगर मुझे कोई एक लॉक मिलता है इन बिटवीन
अगर उस लॉक की मेरे पास की अवेलेबल है सो आई कैन ओपन इट, अगर नहीं है तो मैं ओपन नहीं कर पाऊंगा। वो केस हम पीएफएस में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही मैं उस की पे पहुंचा, आईएच की पे पहुंचा, वैसे ही मैंने उस पर्टिकुलर की का जो नंबर था, की नंबर था, उसको भी सेट कर दिया है। सेट करने का मतलब क्या है कि नाउ आई एम ऑल्सो हैविंग, आई ऑलरेडी नाउ आई हैव पिक्ड दिस पर्टिकुलर की एज वेल, आई हैव पिक्ड आईएच की ऑल्सो। ठीक है, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने, अब मेरी करंट लोकेशन क्या हो चुकी है, जो की लोकेशन थी वो हो चुकी है, कीज ऑफ आई कॉमा वन और कीज ऑफ आई कॉमा टू। और जो अब मेरे पास नंबर ऑफ अवेलेबल ऑफ कीज इन माय पॉकेट कितनी हो चुकी है, न्यू अवेलेबल कीज के इक्वल। ठीक है, जो न्यू अवेलेबल कीज की बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन है, उसमें मुझे जो सेट जो बिट सेट है उतनी कीज के इक्वल। उसके बाद मैं कीज और ग्रेड का एज इट इज पास कर दूंगा जो फंक्शन में था। एंड ऐसे में हर एक कीज के लिए चेक करूंगा, तो वन विच विल बी रिटर्निंग द मिनिमम आंसर, उसको मैं एट द एंड रिटर्न कर दूंगा। अब देखिए कि मैं इस लूप को ब्रेक कब करूंगा, जब मैं सभी कीज को पिक कर लूंगा। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कीज जब पिक हो जाएंगी, तब मुझे पता है कि जितने भी जैसे सिक्स नंबर ऑफ कीज थी, जब सभी कीज पिक हो जाएंगी तो सभी बिट वन को सेट हो जाएंगी, सभी बिट्स मेरी वन बन जाएंगी। जैसी वन बन गई ये नंबर किस टेबल होगा, देखो टोटल 5 बिट्स यूज किए हमने, सभी बिट्स सेट है, तो ये नंबर होता है 2 की पावर 6 - 1 के इक्वल, राइट। तो हम चेक करेंगे सेम चीज को ही कि टोटल नंबर ऑफ देखो बिट्स के लिए जी 1 2 3 4 5 6, अगर 2 की पावर 6 - 1 हो चुका है मेरे पास, जो इसकी डेसिमल वैल्यू थी, जो डेसिमल वैल्यू जो मैं एक्चुअली में स्टोर कर रहा हूँ अवेलेबल कीज के इक्वल, तो मैं वही कर रहा हूँ। अगर 2 की पावर 6 - 1 अगर मेरे पास जो अवेलेबल कीज थी उसके इक्वल हो जाती है, तो मेरे पास सभी कीज कलेक्ट हो चुकी है एंड आई कैन रिटर्न फ्रॉम देयर 0। अब बस मैंने -1 को राइट हैंड साइड ले गया, सो अवेलेबल कीज प्लस 1 वुड बी इक्वल टू 2 की पावर कीज डॉट साइज, राइट। तो ऐसे करके मैंने बेस कंडीशन लगा दी। अब ऐसा करने से रिपोर्ट रन तो हो जाएगा डेफिनेटली, और आपको आंसर भी दे देगा, बट इट विल गिव द टीएलई। सो इसको हमें ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो स्पेस यहाँ पे जो यूज हो रहा था अवेलेबल कीज के लिए, अगर इसको मैं एक बार में ही प्री कंप्यूट कर लूँ, तो नेक्स्ट टाइम जैसे मैं जाऊंगा तो मुझे बीफएस कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फर्दर, आई कैन डायरेक्टली रिटर्न द आंसर फ्रॉम देयर इटसेल्फ। सो इसको ऑप्टिमाइज कर दिया। ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या देखेंगे, इसमें जो डायनेमिक पैरामीटर्स है वो 3 है। अवेलेबल कीज वैरी कर रहे हैं जिसकी रेंज मेरे पास कितनी हो सकती है, 0 से लेकर 64 तक। उसके बाद सोर्स एंड कीज के इक्वल मैंने देखा, की 0 से 30 मेरे पास सोर्स की रेंज है, की रेंज मेरे पास 0 से अगेन 30। तो मैंने सेम की डीपी इनिशियलाइज कर दिया था स्टार्टिंग ऑफ द साइज 31 31 एंड 65। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास जो आंसर मैं रिटर्न कर रहा था, उसको रिटर्न करने से पहले मैं डीपी में स्टोर कर लूंगा फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट, सो दैट whenever I will get the same set of parameters, so I can directly return my answer through DP rather calculating it again। ठीक है, ऐसे करके मैंने डीपी कोड को ऑप्टिमाइज किया है एंड इन द एंड आई एम रिटर्निंग माय आंसर। So I hope you like this particular video, and guys, please subscribe to my YouTube channel. And if you have any query or doubt, please write it down in the comment section. I will be more than happy to help you guys. Thank you for watching.